ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 7 बजे का वक्त हो रहा है और आइए शुरुआत करेंगे न्यूज एट 7 की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से हड़कंप मच गया। फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 अधिकारियों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि अधिकारियों की मौत के बाद से लगातार ही इलाके में पूरे इलाके को सीलबंद कर दिया गया है और साथ ही पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया। हिरासत में अफगान नागरिक रहमानुल्लाह सामने आया है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। रहमानुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। हमलावर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब ये घटना हो जाती है। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कुछ वीडियोस भी उस वक्त के सामने आए हैं, कुछ तस्वीरें सामने आई है। साथ ही पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, उसकी पहचान हो गई है। जो संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है वो अफगान नागरिक बताया जा रहा है। रहमानुल्लाह उसका नाम है। ऐसे में उससे भी पूछताछ होगी। कई और खुलासे होंगे कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्यों उसने इस प्रकार की जो वारदात है उसको अंजाम दिया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। व्हाइट हाउस के पास ये फायरिंग हुई है। 2 नेशनल गार्ड्स की हत्या कर दी गई। जैसे ही गोली लगी वैसे ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर दोनों ने दम तोड़ दिया, ये जानकारी मिल रही है। संदिग्ध को हालांकि तुरंत दबोचा गया, तुरंत कार्रवाई यहाँ पर की गई है। 2 हत्याओं से यहाँ पर हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को पुलिस ने सील बंद कर दिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस की टीम्स यहाँ पर मौजूद है। एजेंसियां आप जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया। पुलिस ने साथ ही संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया है, जो कि अफगान नागरिक बताया जा रहा है। अफगान नागरिक रहमानुल्लाह को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और एक बार फिर से गोलीबारी से कहीं ना कहीं पूरा अमेरिका दहल उठा। और देखिए, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति निवास यानी कि व्हाइट हाउस के कुछ ही ब्लॉक्स दूर गोलीबारी होती है, जिसमें नेशनल गार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध अफगान नागरिक को हिरासत में भी ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हमले के तुरंत बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पूरे मामले को घेर लिया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। असॉल्ट राइफल से लैस सुरक्षाकर्मी कई ब्लॉक्स में फैल गए और पूरे इलाके को सील बंद कर दिया। सड़कें बंद कर दी गई। कई पुलिस गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और जांच टीमें सक्रिय हो गई। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा का बड़ा घेरा बना दिया गया और किसी को भी पास जाने की इजाजत नहीं थी। गोलीबारी की जगह पर दर्जनों इमरजेंसी रेस्पॉन्डर और पुलिस गाड़ियां जमा थी। ये डाउनटाउन वॉशिंगटन का एक ऐसा इलाका है जहां पर नेशनल गार्ड महीनों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 जवान घायल हो गए। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां रहते हैं, उससे महज कुछ ही दूरी पर गोलीबारी की घटना से राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सनसनी फैल गई। हालांकि घटना के वक्त राष्ट्रपति ट्रंप राजधानी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए घटना की निंदा की और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही। अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि फायरिंग क्यों हुई है और किसने की। इतनी अहम लोकेशन पर गोलीबारी होना अपने आप में एक गंभीर मामला है। और आइए न्यूज एट 7 में अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। हांगकांग की इमारतों में भीषण आग लगी। ताइपो इलाके में बहुमंजिला इमारतों में ये भीषण आग लगी है। इस हादसे में अब तक 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 700 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन ये जो भीषण आग लगी है, जिसका तांडव लगातार जारी है और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कल से लगातार पूरी तरीके से काबू पाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। बिल्डिंग्स के कई ब्लॉक बताए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में परिवार यहाँ पर रहता है। 3 से 3.5 हजार परिवार यहाँ पर रहते हैं, गुजर बसर करते हैं। और यहाँ पर रह रहे परिवारों के लोग दहशत में आ गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। कल 2:51 पर दोपहर में ये आग शुरू हुई थी, जो कि फैलती ही चली गई। बताया जा रहा है कि जब ये आग लगी उसके बाद से ये आग फैलती चलेगी और लेवल 5 की ये जो फायर है उसको माना जा रहा है, क्योंकि भीषण आग ये लगी है। 700 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची मौके पर।
ताकि आग पर काबू पाया जा सके। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, कई लोगों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, लेकिन अभी भी 300 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनको खोजने का काम, जिनको ढूंढने का और रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी। बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी इन इमारतों में अंदर फंसे हो सकते हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, रिहायशी टावरों में भीषण आग लगी, अपार्टमेंट से जो ऊंची ऊंची आग की लपटें हैं वो देख सकते हैं आप। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, बड़ी संख्या में जो फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर मौजूद है, कई गाड़ियां मौजूद हैं, साथ ही हाइड्रोलिक जो स्टेयर्स है उनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। सीढ़ियों से चढ़कर अलग अलग ब्लॉक्स की आग बुझाने की कोशिशें कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन उनके भी पसीने छूट गए कल से ही लगातार, क्योंकि आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। मौके पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं, इलाके में धुआं ही धुआं छा गया है, जिससे कहीं ना कहीं, क्योंकि रिहायशी इलाका है, कई परिवार यहां पर गुजर बसर करते हैं, ऐसे में धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में भी अब परेशानी हो रही है। हाई राइज ये बिल्डिंग जिसमें भीषण आग लगी। और ये तस्वीरें आपने देखी हांगकांग का ताइपो शहर कैसे दहल उठा। एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगती है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 279 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 31 मंजिला हाई राइज अपार्टमेंट में तबाही मचा दी। 2000 फ्लैटों वाले इस टावर में अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा है। वांग फुक कोर्ट नाम की हाई राइज अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम में लगाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं हाइड्रोलिक सीढ़ियों के जरिए आग पर पानी की बौछारें डाली जा रही है। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें आग की लपटें और गहरा धुआं साफ दिखाई दे रहा है। इमारतों से 90% लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं हांगकांग प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हादसे के बाद टाइपो हाईवे के एक हिस्से को बंद करना पड़ा और कई बस रूटों को डाइवर्ट किया गया। आसपास के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। हांगकांग प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। और एक अहम जानकारी आपको हम दे दें, जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया और अमित शाह समेत बिहार के तमाम नेता शामिल हुए। बड़ा अपडेट आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य समेत उत्तर प्रदेश के नेता भी इस डिनर पार्टी में मौजूद रहे। बता दें कि बिहार चुनाव में प्रचार करने वाले नेताओं के सम्मान में ये डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। डिनर पार्टी में अमित शाह ने नेताओं को निर्देश दिए हैं, कहा है कि अब बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहें, किसी की भी कहीं पर भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो नेता और कार्यकर्ता अब मिशन बंगाल के लिए रहे तैयार। बिहार में एक बड़ी जीत के बाद अब है बंगाल की बारी और यहां पर कभी भी किसी की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसलिए डिनर पार्टी के आयोजन में अमित शाह ने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को ये एक बड़ा संदेश भी दिया है कि कहीं पर भी किसी की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। बिहार में एक बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि एनडीए का एकजुट होना एक बड़ा संदेश भी देता है और उसके बाद ये एक जीत और भी बड़ा संदेश देती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है। 6 तस्वीरें आपके सामने जेपी नड्डा के घर पर जब डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, साझा की गई। डिनर पार्टी में अमित शाह भी पहुंचे, जिन्होंने मंत्र दिया कि पश्चिम बंगाल में कैसे एकजुटता के साथ अब आगे बढ़ना है, रणनीति बनानी है और साथ ही तैयार रहे, एक्शन मोड में रहे कार्यकर्ता और नेता, क्योंकि कहीं पर भी किसी की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। वहीं बिहार बीजेपी के नेता इस डिनर पार्टी के आयोजन में पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भी शामिल होने के लिए पहुंचे। यूपी और बिहार के बड़े नेता भी इस डिनर पार्टी में मौजूद थे। अमित शाह का नेताओं को एक संदेश कि बंगाल चुनाव के लिए जुटे, एकजुट रहें और साथ ही तैयार रहें, ताकि कहीं पर भी किसी की भी ड्यूटी पश्चिम बंगाल के लिए लगाई जा सकती है। तो देखिए, बिहार के बाद बीजेपी मिशन बंगाल में जुट गई है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आयोजित डिनर पार्टी में बंगाल को लेकर चर्चा हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं को कार्यकर्ताओं की तरह ही चुनावी मोड में रहने के निर्देश भी दिए। बिहार में प्रचंड जीत से बीजेपी गदगद है। जबरदस्त जीत से उत्साहित पार्टी नेताओं को जेपी नड्डा के आवास पर डिनर पार्टी दी गई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। इस मौके पर उन नेताओं का सम्मान और अभिनंदन किया गया, जिनकी मेहनत बिहार चुनाव में रंग लाई है।
बीजेपी की माने तो बिहार की जीत का संदेश पूरे देश में गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त किया कि बिहार के चुनौती को अवसर में बदलने का काम आप लोगों ने किया और इसका बिहार का जो संदेश है पूरे देश में गया है। बिहार फतह के बाद बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल है। डिनर पार्टी में अमित शाह ने सभी नेताओं को बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि हमेशा कार्यकर्ता मोड में रहिए, कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। रात्रि भोज में बुलाए गए नेताओं को खाने में लिट्टी चोखा और मखाने की खीर परोसी गई। मिथिला का प्रसिद्ध मखाना और गया का तिलकुट दिया गया। साथ ही मधुबनी पेंटिंग बनी हुई शॉल भी भेंट की गई। तो देखिए, बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर पर नेताओं को पार्टी दी। आपने ये तस्वीरें देखी। देखिए, बिहार चुनाव में एनडीए की जो बड़ी जीत हुई है, ऐसे में एनडीए की एकजुटता और शक्ति की इसको जीत बताते हुए अमित शाह नजर आए हैं। बिहार में कोई दल अकेला चुनाव नहीं लड़ा। एनडीए का एकजुट होकर चुनाव लड़ना एक बड़ा संदेश पूरे भारत में जाता है। इसका एनडीए की 5 पार्टियों ने 5 पांडवों की तरह चुनाव लड़ा और ऐसे में जो 5 पार्टियां एनडीए की थी, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में किया है। बिहार जीत, घुसपैठियों को निकालने का संकल्प, पीएम मोदी पर जनता का अटूट प्रेम और विश्वास भी दिखा। चुनाव में 1% का योगदान भी बहुत बड़ा होता है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई के लिए सभी तैयार रहे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि नेताओं को हमेशा कार्यकर्ता मोड में रहना चाहिए, कहीं पर भी किसी की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो अमित शाह जब इस डिनर पार्टी के आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उन्होंने नेताओं से इन बातों का जिक्र किया कि आपको हमेशा कार्यकर्ता मोड में रहना चाहिए। और आइए बात करते हैं यूपी के अमरोहा की, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में हसनपुर थाना क्षेत्र के गजरौला संभल हाईवे पर ये पूरा सड़क हादसा हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रक में ही फंस गई, जिसके बाद तेज धमाका हो गया। धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बाइक ब्लास्ट होते ही ट्रक में भीषण आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं दूर से ही नजर आ रहा था, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां पर अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अचानक से निर्माणाधीन बाईपास की जांच करने के लिए पहुंच गए। देखिए तस्वीर। खास बात ये थी कि अंधेरा होने पर मंत्री राकेश सिंह ने मोबाइल टॉर्च से निर्माणाधीन खरगोन बाईपास नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान कॉम्पैक्शन में गड़बड़ी मिली। साथ ही शोल्डर पर इस्तेमाल पत्थर तय सीमा से ज्यादा आकार का मिला। सैंपलिंग के दौरान ये भी सामने आया कि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बैग उपलब्ध नहीं थे। इस गंभीर लापरवाही पर मंत्री राकेश सिंह ने तुरंत खरगोन लेबोरेटरी के प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विजय सिंह पवार को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने सब इंजीनियर और सुपरविजन कंसल्टेंट आईकॉन के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये आपका सारा सिस्टम ही गड़बड़ है, पूरा का पूरा गाड़ी। वो बता रहे हैं कि टेप लगाने से ठीक रहेगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि किसी भी सड़क परियोजना में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान चीफ इंजीनियर बीपी बोरासी समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिसकी वजह से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटों तक फंसी रही। जैसे ही प्लाईवुड लदा ट्रक रेलवे ट्रैक पर गिरा, हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा बाराबंकी के बुढ़वल जंक्शन के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे, रामनगर पुलिस, जीआरपी, फायर ब्रिगेड और आसपास के थानों की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। ट्रक के चालक को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे बाराबंकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि जिस वक्त ट्रक पुल से गिरा उस वक्त रेलवे ट्रैक खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से कई ट्रेनों को चौकाघाट और बिंदौरा रेलवे स्टेशन पर ही रोका गया। अगर बिजली का तार या फिर ट्रक सीधे ट्रेन पर गिर जाता तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी।
और आइए अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां से रोहतक में हुए एक खौफनाक हादसे में नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई। ये घटना लाखन माजरा में बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान हुई। इस हादसे पर अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान भारी भरकम लोहे का पोल टूटकर उसके ऊपर गिर गया। पोल टूटकर सीधे बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक के सीने पर गिरा, जिससे वो उठ ही नहीं पाया। इससे पहले 16 साल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी हार्दिक प्रैक्टिस के दौरान बार बार पोल पकड़ने की कोशिश करता दिखाई दिया। हार्दिक ने पहली बार जब पोल पकड़ा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जैसे ही उसने पोल पकड़ा, लोहे का पूरा पोल सीधे उसके ऊपर गिर पड़ा। वहां मौजूद दूसरे खिलाड़ियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक हार्दिक ने सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर, हैदराबाद में हुई 49वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज और पुडुचेरी में हुई 39वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखिए हार्दिक की मौत के बाद पूरा परिवार यहाँ पर दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। जैसे हरियाणा के रोहतक जिले के लाखन माजरा गांव में मातम पसरा हुआ है। मेरा बेटा मेरे से चला गया, ईसा का हो गया, मेरा सारा सौदा उसके साथ चला गया। उसने मेरे को ऐसे सपने दिखाए थे, कोई नहीं दिखा सकता। पापा जो भी करो मैं सब कुछ करूँ, ऐसा करूँगा, कोई नहीं कर सकता। लेकिन लोग कुछ करने से पहले ही चला गया हमारे बीच से। हार्दिक के पिता संदीप राठी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि उनके बेटे का सपना दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बास्केटबॉल लीग NBA में खेलने का था, लेकिन इस हादसे ने वो सपना तोड़ दिया। पापा जो भी कोई भी नहीं है जो इंडिया में नहीं हुआ ना, वो प्लेयर बनना चाहता हूँ मैं। कभी भी याद तो उन्हें लगातार जब से खेलना शुरू किया ना, एक भी नेशनल मिस नहीं किया उसने, क्योंकि उसमें करने की हिम्मत थी कि मैं ये करूंगा पापा। हर बार मिस नहीं। अब इसका नेशनल आ रहा हुआ था, शुक्ल नेशनल था, तो उसके लिए वो स्पेशल 10 घंटे मेहनत मारता था। यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ। अगर सिस्टम ने ठीक समय से काम किया होता तो ये हादसा नहीं होता। अब देखिए इस हादसे के बाद हरियाणा सरकार और खेल मंत्रालय सवालों के घेरे में आ गए हैं। आपको बता दें कि खेल सुविधाओं की सुरक्षा और रखरखाव पर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बास्केटबॉल पोल के रखरखाव पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो 16 साल के हार्दिक की जान बच सकती थी। बताया गया कि करीब 18 साल पहले लगाए गए बास्केटबॉल के पोल में जंग लग चुका था। दावा है कि लाखन माजरा के कुछ खिलाड़ियों ने मेंटेनेंस की मांग भी की थी और दूसरी सुविधाओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से 3 महीने पहले मुलाकात भी की थी, लेकिन आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। बताया गया कि सांसद कोटे से 20 लाख की ग्रांट को स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए भी मंजूर किया गया था, लेकिन ये काम शुरू होता उसके पहले ही ये हादसा हो गया। यानी कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से देश ने एक होनहार खिलाड़ी को खो दिया। हालांकि बाद में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिला खेल अधिकारी समेत 2 लोगों को निलंबित भी कर दिया है। हार्दिक की तरह ही इस लापरवाह सिस्टम ने अमन को भी मार डाला। अमन भी बास्केटबॉल का खिलाड़ी था, लेकिन बास्केटबॉल का पोल गिरने से 15 साल के खिलाड़ी अमन की भी मौत हो गई। हालांकि उसके बाद तमाम कार्रवाई की जाती है। जिसकी खबर लगते ही अमन के घर पर मातम पसर गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में अमन पर बास्केटबॉल कोर्ट में लगा पोल गिर गया। ये पोल काफी पुराना था, जर्जर हो चुका था। बावजूद इसके न खेल विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध ली। जो पापा आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा, मैं चला जाऊंगा। डेली का रूटीन था, वो आ जाता है अंधेरा होने से पहले आ जाता था खेल के। आम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई। हैरानी की बात तो यह है कि इसी स्टेडियम में पोल गिरने की घटना पहले भी हो चुकी है। बावजूद इसके सिस्टम की आंख नहीं खुली। अमन 2 बहनों का इकलौता भाई था। करीब 2 साल से बास्केटबॉल सीख रहा था। हादसे के बाद खेल विभाग नींद से जागा और अपनी गलती मानी। जिला खेल अधिकारी ने हादसे पर दुख जताया और एक कमेटी बनाकर सभी खेल उपकरणों की जांच करवाने और खराब उपकरणों को बदलने का भरोसा दिया। देखिए बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक अमन की ही नहीं बल्कि सिस्टम ने हरियाणा में एक और मासूम की भी जिंदगी छीन ली। जी हां, रेवाड़ी के धारूहेड़ा में 14 साल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। पूरा मामला आपको दिखाते हैं आगे रिपोर्ट। क्योंकि आर्थिक तंगी और पढ़ाई रुक जाने से वो छात्रा काफी तनाव में थी।
छात्रा का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। बिहार की रहने वाली छात्रा रिंकू कुमारी अपने माता पिता के साथ रेवाड़ी के धारूहेड़ा में किराए के मकान में रहती थी। रिंकू के पिता इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, जबकि मां सब्जी की रेहड़ी लगाती है। आर्थिक तंगी की वजह से उनके माता पिता स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए, जिससे उसकी पढ़ाई रुक गई। बताया गया कि अपने 6 भाई बहनों में रिंकू पढ़ाई में सबसे होनहार थी, लेकिन स्कूल छूटने से रिंकू अंदर तक टूट चुकी थी और मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। दावा है कि इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। और देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी चमक दमक वाली लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में लगे गंभीर आरोप हैं। इस केस में औरी का नाम जुड़ने के बाद मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने औरी को समन भेजा था, लेकिन औरी ने पेशी के लिए कुछ दिन का वक्त मांगा और आखिरकार कल वो पेशी के लिए पहुंचा तो पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की। दोपहर 1:30 बजे ओरी मुंबई के घाटकोपर इलाके में एंटी नारकोटिक्स सेल के घाटकोपर यूनिट पहुंचा। लगभग 5 घंटे तक ओरी से पूछताछ हुई। इस पूछताछ के दौरान उरहान उर्फ ओरी काफी अनकंफर्टेबल रहा। मुंबई पुलिस के सवालों से वो परेशान दिखा। 5 घंटे की पूछताछ में मुंबई पुलिस ने उससे कई कड़े सवाल किए। दरअसल इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर सलीम शेख ने जांच एजेंसियों के सामने बेहद चौंका देने वाले दावे किए हैं। ड्रग्स तस्कर सलीम शेख के मुताबिक औरी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बेहद करीबी है। आरोप है कि औरी ड्रग्स लेता भी है, देता भी है। औरी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने वाली ड्रग्स पार्टियों में हिस्सा लेता है। इन्हीं दावों की सत्यता के लिए मुंबई पुलिस ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने औरी से कई घंटों तक पूछताछ की। इस मामले का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। जांच के दौरान एंटी नारकोटिक्स सेल ने बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे और एक्टर सिद्धांत कपूर से भी लंबी पूछताछ की है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में औरी और सिद्धांत दोनों के बैंक अकाउंट्स, लेन देन और मनी ट्रेल की भी बारीकी से जांच की जा रही है। चलिए बात करते हैं दिल्ली की, जहां के रोहिणी में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार एक घर में जा घुसी। वो तो गनीमत रही कि हादसे में घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। वीडियो सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। दिल्ली के रोहिणी में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार एक घर में घुस गई। गनीमत रही कि हादसे में घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। कार मुड़ी और घर में घुस गई। सोसाइटी के गेट से कार अंदर मुड़ी और सीधे घर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई। घर के अंदर ये बुजुर्ग महिला बरामदे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी कार की एंट्री हुई। कार की टक्कर की वजह से अंदर रखा कूलर और कपड़े सुखाने वाला स्टैंड बुजुर्ग महिला के ऊपर जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार आगे वाले तखत से टकराकर रुक गई, वरना बड़ा ही गंभीर हादसा हो सकता था। ये हादसा इस बात के लिए डराता है कि बंद घर के अंदर भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो ये देखिए, कर्नाटक के कोडागु से एक्सीडेंट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मजदूरों को ले जा रहे एक पिकअप वैन का बैलेंस बिगड़ता है और वो पलटते हुए सीधा भी हो गया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, आपको दिखाते हैं। अचानक बैलेंस बिगड़ा और पिकअप धड़ाम हो गया। पिकअप सामान्य रफ्तार से ही आ रहा था, लेकिन अचानक वो अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप पर बैठे मजदूर एक झटके में जमीन पर आ गिरे और उनमें 2 मजदूरों पर पलटने के बाद पिकअप वापस आ गिरी। एक पल को लगा कि पिकअप के नीचे दबने वालों का जिंदा बचना मुश्किल है, लेकिन चमत्कार यही हुआ। एक शख्स पिकअप के नीचे से पहले निकला, फिर दूसरा डिग्गी वाली साइड। हालांकि दूसरा शख्स पिकअप गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे लोगों ने किसी तरह उसे निकालकर पास में लिटाया। हादसे के पीछे टायर फटने को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हादसा सोमवारपेट तालुका के मधिकेरी सोमवारपेट हाईवे पर हुआ है। और वहीं देखिए, इजराइल ने उत्तरी वेस्ट बैंक में विशेष सैन्य ऑपरेशन चला रखा है। बता दें कि इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है और उत्तरी वेस्ट बैंक में सैनिकों की तैनाती का दावा भी किया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की मूवमेंट जारी है। पिछले दिनों इजरायली और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच हुई झड़प के बाद इजरायली सैनिकों की तैनाती की गई है।
इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। सड़कों पर इजरायली सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं। इजरायली सैनिक संदिग्धों को पकड़ने के लिए कई घरों की तलाशी भी ले रहे हैं। कुछ दिन पहले फिलिस्तीनी हमलावरों ने एक इजरायली को चाकू से गोदकर मार डाला, साथ ही 3 और को घायल कर दिया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। गोलीबारी की वजह से वहां हिंसा फैल गई, जिसके बाद इजराइल ने वहां सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। और अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित सड़क हादसे का शिकार हो गई। जो अपने पोते के साथ घर के बाहर टहल रही थी, तभी एक कार उन्हें टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। कार आई और उसने पीछे से टक्कर मार दी। ये उसी हादसे का सीसीटीवी फुटेज है। सड़क पर कुछ भी असामान्य नहीं था। पूर्व विधायक पोते और एक महिला के साथ घर के बाहर घूम रही थी, तभी यह हादसा हो गया। एक पल को ऐसा लगा कार वाले ने जानबूझकर निर्मला गावित को टक्कर मारी। गनीमत रही कि हादसे में गावित का पोता बाल बाल बच गया, जो कि ठीक उन्हीं के साथ चल रहा था। गंभीर रूप से घायल निर्मला गावित का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के सतारा में भी बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर हुए सड़क हादसे में तो एक शख्स की जान ही चली गई, जबकि 2 लोग बाल बाल बच गए। ये हादसा तब हुआ जब एक बेकाबू मिनी बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि वहां अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। इससे पहले डिवाइडर पर खड़े 3 लोग सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक युवक तो सड़क पार कर गया, जबकि 2 लोग वहीं खड़े रहे। तभी तेजी से मिनी बस आई और डिवाइडर को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद एक शख्स तो वहीं दब गया, जबकि दूसरा शख्स काफी दूर जाकर गिरा। डिवाइडर से टकराने के बाद बस कुछ दूर जाकर पलट गई। यूरोपीय देश स्लोवाकिया पर इन दिनों कुदरत का कहर टूट पड़ा है। बर्फबारी, बाढ़ और बारिश की वजह से वहां पर हालात काफी बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में कई फीट तक पानी भी भर गया। देश के मध्य हिस्से के ज्यादातर इलाके कुदरत के ट्रिपल अटैक से परेशान हैं। एक तरफ जहां बर्फबारी से लोग जूझ ही रहे थे, तो बारिश ने और हालात बिगाड़ दिए। पिघलती बर्फ और बारिश के पानी की वजह से वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ की वजह से सड़कें लबालब हो गई। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई। हालांकि ट्रैफिक को सामान्य बनाने के लिए दमकल विभाग ने सड़कों पर तटबंध बनाकर आवाजाही शुरू करने की कोशिश की। दमकल विभाग ने कई इलाकों से पाइप के जरिए पानी निकालने की भी कोशिश की, ताकि मुश्किलें कुछ कम हो सके। मौसम विभाग ने बारिश जारी रहने के साथ ही और बर्फ पिघलने की चेतावनी जारी की है। सबसे ज्यादा असर ज्वेलेन और वेल्की क्रटिस इलाके में देखा जा रहा है। देखिए, कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है, और ऐसे ही एक शौक के चक्कर में हरियाणा के एक शख्स ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो भी कार के नंबर के लिए। इसके साथ ही ये देश का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर भी बन गया है। एक बार में यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि हरियाणा के एक शख्स ने अपने पसंदीदा नंबर के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च कर दिए। 1 करोड़ 17 लाख रुपए में उस शख्स ने जो नंबर खरीदा है, वो नंबर ये है HR88B8888। HR यानी कि हरियाणा और 88 यानी कि सोनीपत की कुंडली आरटीओ का नंबर है, ये कोड है। जबकि B रजिस्ट्रेशन की सीरीज को दर्शाता है और 8888 4 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस वीआईपी नंबर की नीलामी 50,000 रुपए के साथ शुरू हुई थी और 45 बार इसके लिए बोली लगी, जो 1 करोड़ 17 लाख पर जाकर रुकी। यह नंबर प्लेट इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि इसमें HR के अलावा बाकी सारे जो अंक हैं वो अक्षर 8 जैसे ही दिखते हैं। कैपिटल B भी बहुत हद तक 8 जैसा ही दिखता है। हालांकि अभी तक ये नहीं मालूम चला है कि नंबर प्लेट आखिर किस व्यक्ति ने किस गाड़ी के लिए खरीदा है। हरियाणा में हर हफ्ते वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी होती है, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है। और पिछले ही हफ्ते की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर HR222222 के लिए 37,91,000 रुपए की भी बोली लगी थी।
यानी कि ये जो अब नंबर है जो कि फिलहाल खरीदा गया है वो इस देश का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है। और आने वाले दिनों में अगर आपको ये मालूम चले कि किसी कंपनी ने दूसरे ग्रहों पर गाड़ियों की लॉन्चिंग कर दी है तो आप बिल्कुल चौंकिएगा नहीं, क्योंकि खबरें हैं कि स्पेस एजेंसी यानी कि नासा के साथ मिलकर कुछ प्राइवेट कंपनियां इन दिनों भविष्य की गाड़ियां बनाने में जुटी हुई हैं और बताया यह जा रहा है कि गाड़ियां धरती पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर चलेंगी। चांद और मंगल की सतह पर चलने के लिए हाईटेक स्पेस कारें बनाई जा रही है और शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार रोबोटिक गाड़ियां ये होने वाली हैं जो अपने साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स और कुछ भारी सामान ले जा सकेंगी। तापमान को झेलने की क्षमता भी इनकी गजब की होने वाली है, ये -240 डिग्री में भी काम कर सकेंगी। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के जबलपुर में घर वापसी के नाम पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जो किया वो न केवल हैरान कर देने वाला है बल्कि अब इस पर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन सभी को एक-एक कर गौमूत्र दिया और फिर उसके बाद पीने को कहा। यही नहीं, इन लोगों से हवन और पूजन भी करवाया गया। दरअसल ये सभी बंजारे हैं जो किसी एक विशेष समुदाय से संबंध रखते थे। जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को इनके आने की खबर मिली तो सभी को गौमूत्र पिलाकर शुद्धिकरण कर दिया गया। ये घर वापसी उस घटना के एक दिन बाद हुई जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हीं परिवारों को लेकर विरोध दर्ज कराया था। वहीं बिहार की नवादा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फेसबुक के जरिए पहले भोले भाले लोगों को मैसेज कर अपने जाल में फंसाता है और फिर लाखों की ठगी करते हैं। ठगों ने फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया साइट्स पर अंजलि नाम से प्रोफाइल बनाई थी। यही नहीं, इस प्रोफाइल से जितने भी पोस्ट हुए थे वो ज्यादातर अश्लील थे ताकि ग्राहकों को फंसाया जा सके। इसके बाद जो भी इन पिक्चर्स पर कमेंट करता उसे फोन कर लड़की से बात मुलाकात का लालच देते थे। लड़की से मिलवाने के नाम पर ये लोग 499 रुपए अपॉइंटमेंट फीस भी लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए जिनसे ये पूरा ठगी का कारोबार चल रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।